हेलो दोस्तों आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्वार्टर 4 के जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बोल देते हैं, डिस्क्लेमर जो स्टैंडर्ड होता है कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। इसमें किसी भी तरह से आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी भी निवेश से पहले अपने जो वित्तीय सलाहकार है उससे एडवाइस लेना या आप कह सकते हैं सलाह लेना ना भूलें। उसके बिना कोई निवेश ना करें और अपनी जो जानकारी है उसको भी, उसके बारे में, निवेश के बारे में संपूर्ण जानकारी जो इकट्ठा करने के बाद उस निवेश में किसी भी तरह का डिसीजन लें कि हमें किस शेयर में खरीदना है, किस में बेचना है, किसको होल्ड करना है। जो भी डिसीजन हो वो सोच समझ के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो कि देना पड़ता है और ज़रूरी भी है। एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो आज तो चर्चा में भी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके बारे में, और इस चर्चा में थोड़ी सी जल्दबाजी भी हो जाती है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मनी कंट्रोल वगैरह पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जगह कुछ और ही लिखा था, आईडीबीसी बैंक शायद लिखा था, और 2-4 जगह लिखा था। एक हेडलाइन भी था वही आईडीबीसी बैंक। तो बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे यूट्यूबर गलती करें। एनीवे, ओवरऑल जो Q4 नंबर्स ये प्रोविजनल नंबर्स ऐसे आप समझ लीजिए, जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो अदर यूट्यूबर्स इसमें कंफ्यूज भी करते हैं, कई सारे ऐसे, सारे नहीं कई सारे ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं आपको पता होना चाहिए। कई सारे लोगों को नहीं पता होता क्योंकि नए होते मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता होता है। Q4 नंबर्स का मतलब है कि दीज आर जस्ट प्रोविजनल अपडेट्स फॉर द अपकमिंग Q4 रिजल्ट्स। Q4 रिजल्ट्स आने के बारे में एक वीडियो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि उसकी सारी डेट वेट के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो Q4 के जो प्रोविजनल नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। टोटल बिजनेस 4.84 लाख करोड़ का इनका हो गया है, जो कि पिछले साल 3.95 लाख करोड़ का था। तो टोटल बिजनेस जो इनका है उसमें 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे नज़र आती है। वहीं पे अगर हम इनके रिटेल कस्टमर डिपॉजिट की बात करें वो भी बढ़ा है, और यहाँ पे करीब करीब डिपॉजिट्स हैं वो इनके कितने हो गए हैं, डिपॉजिट्स बढ़ के हो गए हैं इनके 2.43 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हो गए हैं। अब आप ये चीज़ समझिए, यहाँ पे जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कासा है वो 47.2 पे रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, 46.9 पे रहा है, जो कि पहले पिछले साल 47.2 था कासा, तो परसेंटेज में। तो यहाँ पे जो कासा है उसमें थोड़ा सा मार्जिनल आप लोगों को लगभग सेम ही है, 0.3 डेसिमल बेसिस पॉइंट में इसका फ़र्क है। तो ओवरऑल जो कासा है वो सेम ही रहा है पिछले साल की तुलना में। 47.2 था, इस बार 46.9 है। तो कासा ऑलमोस्ट सेम है। कासा डिपॉजिट्स जो है, लोन एंड एडवांसेस भी 20% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किए हैं। 2.42 लाख करोड़ के लोन बुक इनकी हो गई है। डिपॉजिट्स में मैंने आप लोगों को बताया कि 25% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नजर आए। 2.43 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हो गए हैं। कासा में अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रोथ देखें तो 25% की कासा में भी ग्रोथ नज़र आती है। जो कासा है वो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है वो 1.18 लाख करोड़ का हो गया है। तो ये इनका जो डिपॉजिट्स का बढ़ना, एडवांसेस का बढ़ना, टोटल बिजनेस का बढ़ना और अच्छी खासी जो ग्रोथ है रिटेल पोर्शन में, क्योंकि पहले इनकी जो लोन बुक थी वो बड़े लोन ज़्यादा हुआ करते थे। जब इनका जो पेरेंट था आईडीएफसी बैंक जब हुआ करता था, तो वहाँ से इनको इनहेरेंट वे में जो बड़े डिपॉजिट्स, बड़े एडवांसेस के जो लोन होते थे, वो पुराना बैंक जो जब आईडीएफसी फर्स्ट का मर्जर नहीं हुआ था कैपिटल फर्स्ट के बाद, साथ में आईडीएफसी लिमिटेड का जब मर्जर नहीं हुआ था आईडीएफसी बैंक का, तो जब कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुआ तो उसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। तो जो आईडीएफसी बैंक केवल जब था, जब कैपिटल फर्स्ट नहीं था, तो उनकी जो लोन बुक थी वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, कारपोरेट लोन, जो बड़े लोन होते हैं बड़े साइज के, तो उनमें डिफ़ॉल्ट्स भी खूब होते हैं। और जब एक लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो सैकड़ों करोड़ का फिर अकाउंट एनपीए होता है। तो उसको इन्होंने डाइवर्सिफाई करने के लिए कि
रिटेल में क्या होता है, रिटेल में किसी का 10 लाख का लोन है, किसी का 15 लाख का, किसी का 50 लाख का, तो उतना ही नुकसान होता है। लेकिन बड़े लोन में अगर एक अकाउंट भी गड़बड़ होता है तो वहाँ पे 200 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ ऐसे लोन होते हैं। तो इसलिए फोकस इन्होंने रिटेल की तरफ किया, जो कि यहाँ पे नज़र भी आता है कि इसमें इनको सफलता भी मिली है। और यहाँ पे एक मैं आप लोग बता दूँ कि जो CR है, क्रेडिट जो उसका रेशियो, वो 70.7 के आसपास रहा है। तो ये लास्ट 1 ईयर का है जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है 70.7 का। तो ये पिछले साल आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके अभी 31 मार्च 2025 तक का ये जो आंकड़े जो आप लोगों के सामने जो आ रहे हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये फिगर्स आपको नज़र आते हैं। पिछले साल के Q4 से कंपेयर करके जो ग्रोथ दिखा रहे हैं आपको, डिपॉजिट्स में 25% की, या फिर एडवांसेस में 20% की ग्रोथ जो दिखा रहे हैं, या फिर कासा में 25% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और कासा में जो ये सारे जो फिगर्स हैं, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ आपको जो फिगर्स हैं वो बता रहे हैं। तो ओवरऑल अभी NPA की बात यहाँ पे नहीं होती। NPA की बात कब होगी, जब Q4 का एक्चुअल रिजल्ट आएगा। आई थिंक 27 अप्रैल को आ रहा है, 26 या 27 को, सैटरडे जो भी है उस दिन आ रहा है। तो 26 अप्रैल को ही सैटरडे है, तो उसी दिन आ रहा है। 26 अप्रैल को सैटरडे को इनका Q4 का एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें NPA के भी आंकड़े सामने आएंगे, प्रोविजनिंग के भी फिगर्स सामने आएंगे। तो उससे थोड़ा सा एक और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आखिर ये नंबर कैसे हैं। तो ओवरऑल जो अभी का जो आंकड़े हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और इसका असर भी आप लोगों ने देखा होगा आज। लेकिन एनीवे, इन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अभी जो इमेज बन रही है इस बैंक के बारे में, कि जो पिछले क्वार्टर्स में 1-2 क्वार्टर्स में आप लोगों को दिक्कतें नज़र आई होंगी, तो मुझे लगता है कि इसमें उन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करी गई, क्योंकि मैनेजमेंट तो काफ़ी इसमें प्रयासरत रहता ही है। वी वैद्यनाथन जी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं इस बारे में कि जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करें, और उनकी जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने कहा हुआ है कि बैंक किस तरह से क्या करेगा, तो ओवरऑल उनके जो टारगेट्स हैं बेसिकली, जो उन्होंने जब ये आज के 4-5 साल पहले किया था, जब ये मर्जर हुआ था, तब उन्होंने बैंक के बारे में एक 5-6 साल का एक प्लान बताया हुआ था, किस तरह से हम ओवरऑल चीज़ों को अचीव करेंगे। तो उस हिसाब से अभी तक का जिस तरह से जो उन्होंने बोला था कि हमारी जो लोन बुक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फोकस नज़र आती, जो कि रिटेल फोकस नज़र आएगी लोन बुक। रिटेल डिपॉजिट्स भी हम पूरी तरह से जो बल्क डिपॉजिट होते हैं उनकी तुलना में रिटेल डिपॉजिट्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो भी सारा कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। और उन्होंने बोला था कि अगर आपको निवेश करना, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि अगर आपको यस IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश करना है तो आपको 5 साल पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से हम उसको लेके नहीं चल रहे हैं। हम अपने बैंक को, हमारा जो विजन है कि 5 साल में हम इसको इस तरह से इस रोड मैप पे चलते हुए ये टारगेट्स अचीव करें, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो वो उन्होंने अप फ्रंट ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कुछ बड़े कुछ कारनामे होते हुए नहीं दिखेंगे अगले 3-4 साल में। अभी हम इसको सिर्फ रीबिल्ड करेंगे, तो एक तरह से उनका ये कहना था। तो वो चीज़ यहाँ होती हुई दिखी हुई है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स चीज़ें यहाँ पे और बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, ऐसा इन नंबर्स को देख के भी लग रहा है। हाँ, NPA और प्रोविजनिंग के फिगर जब और ज़्यादा क्लैरिटी देंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।